बची, अपनी भाषा भी छूट गई। ऐसे में मुझे लगता है कि मेरे युवा मित्र जो है आशुतोष जी, इन्होंने मेरी बहुत मदद की कि कुछ सैद्धांतिक पक्ष आज के इस सत्र के विषय के बारे में उन्होंने उपस्थापित किए। तो दर्शन तो उन्होंने दिया, मैं तो अपनी बात दो चार उदाहरणों के माध्यम से ही कह सकूंगा, वही मेरी सीमा है। 1959 में कैम्ब्रिज में एक रीड लेक्चर दिया था उस समय के बड़े वैज्ञानिक सीपी स्नो ने, और उस व्याख्यान का विषय था टू कल्चर्स। और उस व्याख्यान में वो कहते हैं कि हमारी दुनिया की जो तमाम समस्याएं हैं, उनकी जड़ में जो बात है वो है कि विज्ञान की, संस्कृति और कला की या मानविकी की या साहित्य की संस्कृति का जो अंतराल है, वो इन तमाम समस्याओं की जड़ में है जो हमारी दुनिया को घेरे हैं। पश्चिम के लिए ये बहुत नई चीज थी, इसका बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ। हालांकि उस समय के बड़े साहित्य समालोचक F.R. लुईस ने इसकी बहुत कड़ी आलोचना की और ये कहा कि ये आदमी न तो वैज्ञानिक है, न उपन्यासकार है, ये बहुत ही मीडियोकर आदमी है। लेकिन आज लगभग 66 साल बाद भी वह टू कल्चर की थ्योरी अभी भी पश्चिम के बौद्धिक जगत को आलोड़ित किए हुए है। लेकिन हमारी वह समस्या नहीं है, क्योंकि जैसा सुबह अपने व्याख्यान में अंबिका दत्त जी ने कहा था कि हम इनमें द्वैध नहीं देखते। हमारे यहाँ ज्ञान में ऐसा विभाजन नहीं है, और चूंकि ऐसा विभाजन नहीं है, ऐसा विचार नहीं है, ऐसा संप्रत्यय नहीं है, तो हमारी विश्व दृष्टि पश्चिम की विश्व दृष्टि से कुछ अलग अवश्य हो जाती है। और ऐसे में हमें कुछ बातें अपने लिए सोचनी होती हैं कि वो क्या स्थानीय ज्ञान विज्ञान है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहा, लेकिन एक लंबे अंतराल से हमने उससे एक सुनिश्चित दूरी बना ली है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था और एटम बॉम्ब बनाया जा रहा था, और उसके बाद विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए जब अमेरिका ने जापान के दो मझोले शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर वह बम डाल दिया, तो उस समय के बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी बहुत दुखी हुए। वे दुखी इस बात के लिए नहीं हुए कि एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर क्यों डाला गया, वो दुखी इस बात पर हुए कि बम इतना ताकतवर था, उसे टोक्यो पर गिराया जाना चाहिए था, ताकि हम उस बम की प्रभावकारिता का समुचित अध्ययन कर पाते। यहाँ पर विज्ञान की जगह या विज्ञान के बरअक्स हमें वो नैतिकता ध्यान में आती है, वो मूल्य ध्यान में आते हैं, वो विश्व दृष्टि हमारी समझ में आती है जहाँ जीवन का मूल्य है। और जैसा कि हनुमान प्रसाद जी ने कहा था कि कृतज्ञता एक बड़ा मूल्य है। जब कृतज्ञता का वह मूल्य नहीं रहता है, तब एक वैज्ञानिक इस बात पर दुख प्रकट करता है कि एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पर क्यों डाला गया, टोक्यो पर क्यों नहीं डाला गया। इसी विश्व दृष्टि के अंतर को हम एक और उदाहरण से अगर समझें, आप सबको पता है कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले जो दो व्यक्ति थे, वो थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिन नोर्गे।
ये हम में से किसी को नहीं पता कि पहले एवरेस्ट पर तेंजिंग नोरगे पहुंचे या एडमंड हिलेरी पहुंचे। उन्होंने आपस में ये तय किया था कि ये बात वो कभी किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हम एक सहज कल्पना कर सकते हैं कि खतरे वाली जगह पर मालिक पहले गया होगा या नौकर पहले गया होगा। ये सहज अनुमेय है कि जो बहुत खतरे की जगह है, जहां आपके प्राण जा सकते हैं, वहां पहले कौन गया होगा। लेकिन ये कभी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, ये कहीं लिखा नहीं है कि हाँ दोनों लोग पहुंचे सबसे पहले एवरेस्ट में। लेकिन उसके बाद जो वर्णन है वो फिर हमारी और पश्चिम की विश्व दृष्टियों के अंतर को हमारे सामने रखता है। कहते हैं जब तेंजिंग नोरगे सबसे पहले पहुंचे तो उन्होंने सगरमाथा पर पहुंचकर वहां की बर्फ को उठाया, उसे मिट्टी मानते हुए और अपने माथे पर लगाया। और सर एडमंड हिलेरी ने वहां जाकर सबसे पहले न्यूजीलैंड का झंडा गाड़ा। ये अंतर है दो विश्व दृष्टियों का, और मुझे लगता है कि ये छोटा अंतर नहीं है, ये बड़ा अंतर है जो एक बहुत बड़ी विचार दृष्टि जो है उसको हमारे सामने रखता है। अभी यंत्र उपकरण की बात सुबह हुई और बहुत सुंदर ढंग से मार्क्स के हवाले से अंबिका दत्त जी ने उसे हमारे सामने रखा। गांधी के लिए कहा जाता है कि वो यंत्रीकरण के, मशीनों के और बड़े उद्योगों के, इंडस्ट्री के विरोधी थे। एक प्रोफेसर रामचंद्रन का एक साक्षात्कार है जो उन्होंने गांधी से लिया। हिंद स्वराज में तो जगह जगह उनका ये जो नई प्रौद्योगिकी का जो उनकी जो क्रिटिक है वो आपको दिखाई पड़ती है। तो उन्होंने पूछा गांधी जी से कि भाई आप तो यंत्र के विरोधी हैं, लेकिन सिंगर ने जो सिलाई मशीन बनाई आप तो उसका समर्थन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इतना यंत्र प्रेमी तो मैं हूँ कि सिंगर की सिलाई मशीन की प्रशंसा मैं कर सकूं। फिर वो उसका कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि सिंगर ने वो सिलाई मशीन क्यों बनाई, क्या मुनाफे के उद्देश्य के तहत बनाई या और कोई कारण था। गांधी जी कहते हैं कि सिंगर ने देखा कि उनकी पत्नी दिन में 6-6 घंटे 8-8 घंटे तुरपाई और बखिया का काम सुई धागे से करती है, और पत्नी के प्रेम के वशीभूत उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इनका श्रम जो है वो कम किया जाए। और इस प्रेम के तहत उन्होंने सिलाई मशीन इन्वेंट की, उन्होंने बनाई, ताकि जो काम उनकी पत्नी 6 घंटे में करती हैं, 8 घंटे में करती हैं, वो 1 घंटे में हो सके। और बाकी का जो समय है वो जो जीवन के आमोद प्रमोद हैं, सामाजिक मेल जोल है, बौद्धिक उन्नति है, इन सब में वो समय लगाया जा सके। तो जो दृष्टि की जो भिन्नता है वो यहाँ भी दिखाई देती है। अगर कोई मशीन, अगर कोई कारखाना हजारों लोगों के शोषण का औजार बनता है तो वो निस्संदेह नुकसानदेह है और उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के श्रम का ताप कोई मशीन हर सकती है और उसके पीछे दृष्टि लाभ की नहीं प्रेम की है, तो मुझे लगता है कि वो देखने का नजरिया एकदम अलग हो जाता है। तो ये कुछ बड़े अंतर हैं ओरिएंटल भारतीय या जो पुराने सभ्यताएं हैं उनकी विश्व दृष्टि के, और जहां से पश्चिम की विश्व दृष्टि तैयार होती है, खास तौर से नवजागरण के बाद, जिस तरह औद्योगिक क्रांति के बाद और बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिकरण के बाद जो कुछ होता है, मुझे लगता है कि वो एक अलग ही विश्व दृष्टि है जो कहीं हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा से आयत हमारी जो विश्व दृष्टि है उससे उसका कोई तालमेल दिखाई नहीं देता। और यही मुझे लगता है कि हमें अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर लौटने और उसके जो पुष्ट और पोषक तत्व हैं उन पर फिर बात करने और
इस नए विश्व में हम अपने मूल्यों के साथ कहाँ कैसे जगह बना सकते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम अपनी जो भारतीय विश्व दृष्टि है उसके साथ विश्व पटल पर कैसे आते हैं। भाई आपके 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, उसके बाद 6 वेदांग हैं, और उसके बाद कितने ही आगे आपके ग्रंथ हैं, आगम निगम के तमाम ग्रंथ जिनसे आप अपनी दृष्टि निर्मित करते हैं। लेकिन हमने किया ये कि हमने सबसे आसान चीजों को तो पकड़े रखा और जो थोड़ी मुश्किल चीजें थी उन्हें हम छोड़ते चले गए। भृगु संहिता हम सब जानते हैं, ज्योतिष का एक ग्रंथ है और हम सब ने कहीं न कहीं उसका उपयोग किया है, उसके बारे में हम बात भी करते हैं। लेकिन भृगु शिल्प संहिता भी है और उसमें 10 तरह की अभियांत्रिकी का विस्तृत वर्णन है। मुझे लगता है कि इस पर हम लोग लगभग बातचीत नहीं करते हैं, और यही वो जगह है जहां आकर मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान और उसकी परंपरा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये परंपरा हमने छोड़ी किस तरह, इसका असर कैसा हुआ, मैं 2 शब्दों के साथ अपनी बात रखूंगा। एक शब्द है, अंग्रेजी में हम उसे तकनीकी शब्द कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बहुत आसान शब्द है। जहाँ भी मैं विज्ञान के संस्थानों में जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि भाई हमारी भाषा में इसके लिए क्या शब्द है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारी भाषा में बॉइलिंग पॉइंट के लिए थोड़ा कठिन शब्द है। क्या है वो? क्वथनांक। पहली नज़र में देखने में हमें ये लगता है कि ये बहुत ही कठिन शब्द है बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले में, लेकिन अगर हम परंपरा से विच्छिन्न न हुए होते तो शायद हमें इसे समझने में कठिनाई न हुई होगी। क्वथन और अंक 2 शब्द हैं। अंक हम सब जानते हैं, नंबर या पॉइंट, और क्वथन कहाँ से आया? अगर आयुर्वेद से हमारा परिचय रहा होता, अगर गांव की हमारी जो परंपरा हमें याद होती कि गांव में तो मैं जिस गांव में जन्मा वहाँ तो डॉक्टर होते ही नहीं थे, एक आध क्वैक होते थे जो नीम हकीम और एक आध वैद्य होते थे, और बहुत सारा काम तो घर में ही हो जाता था। हमारी दादी जो है, आपको बुखार हुआ, जुकाम हुआ, उन्होंने आपको काढ़ा बनाया, पिला दिया और 2-3 दिन में आप ठीक हो गए। तो काढ़ा जो है ये बना है क्वाथ से, क्वाथ से बना है क्वथन, और क्वथन में जब आप अंक जोड़ देते हैं वो क्वथनांक हो जाता है। अगर आप अपनी इस परंपरा से जुड़े होते भारतीय ज्ञान की, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये शब्द कठिन लगता या आपको समझने में कोई परेशानी होती। एक और शब्द के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं सम्माननीय अवधेश जी को सुनना चाहता हूं, उनको सुनने के लिए ही आया हूं। दूसरा शब्द है, अंग्रेजी का एक शब्द है चिंट्स, CHINTZ। मैं यहाँ निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो वहाँ मैं गया था और मैंने उनसे पूछा, जो फैशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं, कि भाई ये क्या शब्द है, और उनमें से अधिकतर लोग कहने लगे हाँ डिक्शनरी में है चिंट्स, हम लोग इसको व्यवहार में लाते हैं। मैंने कहा इसका मूल या इसका उद्गम आपको पता है? तो आप ये मानिए कि अगर 100 लोग थे, उनमें से एक आध व्यक्ति ने कहा कि हाँ मुझे पता है। यह चिंट्स जो शब्द है ये आया है हमारे हिंदी के शब्द छींट से। आप जानते हैं कि सूती कपड़े का जो इतिहास है वो 3000 साल के भारत के वर्चस्व का इतिहास है। पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं कि कपड़े आपने पहना है, सिलाई भले दूसरों ने सिखाई हो, कैंची भले दूसरे लाए हो, लेकिन कपड़ा आपका है, वस्त्र आपने दिया। तो जो छींट है, संस्कृत का जो क्षिप्त शब्द है, ये छींट कैसे बनी? कॉटन तो सफेद होता है, सूती कपड़ा सफेद होता है, और सफेद आदमी कितना पहनेगा? आदमी को चाहिए रंग। तो तरल रंगों की छींट जब आप छींटे डालते हैं कपड़े पे, और वो जो एक रंगीन कपड़ा तैयार होता है वो है छींट।
और वो छींट इंग्लैंड में जाके चिंट्स हो गई और इतनी लोकप्रिय हुई कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड को छींट के कपड़े पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, क्योंकि उनकी इतनी विदेशी मुद्रा इस सूती कपड़े की खरीद के लिए जा रही थी। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनके जरिए मेरे जैसे बहुत ही बेहद सामान्य ज्ञान रखने वाले भारतीय परंपरा का वो आपके सामने आकर ये सामान्य बातें रख सका। कुछ काम का हो तो आप ले लीजिएगा और कुछ अनुपयुक्त हो तो उसे छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।